नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने योगेंद्र के अलावा दर्जनों लोगों को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से किसानों को आगे जाने देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान पिछले 2 महीने से पंजाब में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है। कांग्रेस ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषकों की आवाज सुनने के बजाय उन पर सर्दियों में पानी की बौछार और लाठियां बरसा रही है। आखिर दिल्ली दरबार के लिए किसान कब से खतरा हो गए? किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को फिर से बातचीत के लिए 3 दिसंबर को बुलाया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार के पहुंचने के बाद तमिलनाडु में हवाई यात्रा, मेट्रो रेल और बसों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। तूफान के चलते 24 नवंबर से परिवहन सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं। निवार तूफान पुडुचेरी के पास तट से गुजरने के बाद कमजोर हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान गृह मंत्री ने निवार चक्रवात के मद्देनजर उन्हें केंद्र की तरफ से असंभव मदद देने का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि चक्रवात की स्थिति पर केंद्र सरकार करीब से निगाह रख रही है। पीएम मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। 70 के दशक में इसे भंग करने की हरसंभव कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने इसका जवाब दिया। इमरजेंसी के दौर के बाद हमारा सिस्टम मजबूत हुआ, उससे हमने काफी कुछ सीखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकारी निर्णयों को मापने का एकमात्र मापदंड राष्ट्रहित होना चाहिए। इसमें जब राजनीति हावी हो जाती है तो इसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने एक बार फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संविधान के अनुरूप समाज के हर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के प्रति संकल्पित है। यूपी में शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। कोरोना महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विधानमंडलों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। बिरला ने कहा है कि देश की उत्कृष्ट विधानमंडलों को सम्मानित किया जाएगा। इसका फैसला पीठासीन अधिकारियों ने किया है। इसके लिए समिति गठित की गई है जो उनको चिन्हित करेगी। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अपने 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे। पदभार संभालने के बाद वो पहली बार नेपाल यात्रा पर हैं। विदेश सचिव ने काठमांडू में कहा है कि नेपाल के साथ हमारा बहुत ही मजबूत रिश्ता है। इसे और आगे ले जाने की कोशिश जारी रखेंगे। लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मिश्रा ने कहा है कि नए कानून में लव जिहाद के तहत निकाह कराने वाले काजी मौलवियों को 5 साल के कारावास की सजा की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र सरकार गिराने के दावे पर सीएम ठाकरे ने पलटवार किया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि भाजपा वाले दूध के धुले नहीं हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। मुझे पता है कि भाजपा की खिचड़ी कैसे पकानी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को उनके पैतृक गांव पिरमड़ में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। पटेल का पार्थिव शरीर बड़ोदरा से पिरमड़ लाया गया था। इसके बाद राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में पटेल को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से अधिक जोरदार वापसी की है। त्योहारी सीजन के बाद हमें मांग में स्थिरता पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने नाइट कर्फ्यू लगाने पर सरकार से सवाल जवाब किया। इस पर सरकार ने कहा है कि हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।
चारा घोटाले में लालू की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होगी। इस घोटाले में 4 मामलों में दोषी लालू को 3 में जमानत मिल चुकी है। अब लालू के चौथे और आखिरी मामले पर रांची कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बार जमानत मिलने पर लालू जेल से बाहर आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर के HMT इलाके में आतताइयों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 1 घायल हो गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल हमलावरों की तलाश की जा रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के साझा सत्र को राज्यपाल फागू चौहान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास करने वाली सरकार को चुना है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं विपक्ष ने संबोधन को सरकार का भाषण बताया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के 3 नेता दमन भसीन, फलैल सिंह और प्रीतम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि रहस्यमयी सांप्रदायिक तत्वों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में हमारे पास पार्टी को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस्लामिक सहयोग संगठन की 27-28 नवंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद कश्मीर का मुद्दा शामिल नहीं किया गया है। एजेंडे में कश्मीर मुद्दा शामिल नहीं होने से पाक की राजनीति गर्मा गई है। इसे भारत की जीत मानी जा रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी बढ़ रही है। सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसका ब्यौरा 8 दिसंबर तक कोर्ट में सौंपा जाए। यूपी के सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि उत्पीड़न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। बिहार में 12 वोटों से चुनाव हारे हिलसा सीट के आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव कोर्ट पहुंच गए हैं। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए शक्ति ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बताया जा रहा है कि आरजेडी के कई और प्रत्याशी अर्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान राजदूत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। इसके बाद इमैनुअल ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गायों को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। इस मौके पर गोरखपुर के डीएम विजेंद्र पांडियन मौजूद रहे। योगे के गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इमरान सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में धांधली की है। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़कों को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज ने बताया कि दरबा के जंगल में नक्सली कमांडर संतोष और उनके साथियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान संतोष मारा गया, लेकिन कई नक्सली मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कराने के लिए फीस तय कर दी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि राज्य की किसी भी लैब में कोरोना टेस्ट कराने पर 679 रुपए फीस देनी होगी। अब प्रदेश की कोई भी लैब इससे अधिक फीस नहीं ले सकती। सीएम योगी ने मथुरा के श्रम रोजगार उपायुक्त वीरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया। उपायुक्त पर यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और मनमानी के रवैये के चलते की गई है। उपायुक्त को निलंबन अवधि तक के लिए लखनऊ के ग्राम विकास दफ्तर से संबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 26 वर्षीय डॉक्टर शुभम उपाध्याय का कोरोना से निधन हो गया है। डॉक्टर शुभम लोगों की जान बचाते बचाते खुद वायरस की चपेट में आ गए। डॉक्टर शुभम के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया। हिमाचल के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लव जिहाद पर अध्यादेश लाने के संकेत दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि राज्य में कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि लव जिहाद की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि हिमाचल में पहले से ही धर्मांतरण कानून लागू है। रामपुर से बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद आजम खान के बारे में सीबीआई को पत्र लिखा है। इसमें आकाश ने कहा है कि जिस तरह से सीबीआई ने लखनऊ वक्फ घोटाले में रिपोर्ट दर्ज की है, उसी तरह रामपुर के वक्फ घोटाले में आजम खान पर कार्रवाई करनी चाहिए। सोलर मैन ऑफ इंडिया के रूप में पहचान रखने वाले प्रोफेसर चेतन सोलंकी को सीएम शिवराज ने सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सीएम ने भोपाल में सोलंकी की सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 11 दिसंबर तक चलेगी। शिमला और मनाली में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बर्फबारी के चलते शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। शिमला के एडीसी अपूर्व देवगन ने बताया है कि सड़क यातायात सुचारू बनाने का कार्य जारी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने लालू यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि लालू ने उनसे समर्थन लेने के लिए कई बार संपर्क किया। इसके लिए लालू लगातार मेरे लोगों को फोन कर रहे थे। वे मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए फंडिंग की जाती है। ये फंड मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए दिया जाता है। इसकी गृह मंत्रालय को जांच करनी चाहिए।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्रेड यूनियन की हड़ताल का समर्थन किया है। मांझी ने कहा कि मजदूरों ने अपने हक के लिए हड़ताल की है। वो सरकार से अपील करते हैं कि मजदूरों की जो भी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि महाकुंभ आयोजन के लिए सरकार ने क्या क्या तैयारी की है। इसको लेकर सरकार को 2 दिसंबर तक पूरा ब्यौरा देना होगा। बता दें कि 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है। गायक अनूप जलोटा को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 46 साल बाद बीए की डिग्री दी है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शताब्दी उत्सव कार्यक्रम के दौरान जलोटा को डिग्री प्रदान की। बता दें कि जलोटा ने साल 1974 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए पास किया था, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए थे। भाजपा विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पासवान ने लालू पर भ्रष्टाचार और घूस देने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते दिनों लालू ने जेल से ललन पासवान को फोन किया था, जिसका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने पुलिस को 6 गाड़ियां मुहैया कराई हैं। इन गाड़ियों को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, अरुणवीर सिंह और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो के लिए पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह ने वोट मांगे। उन्होंने इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक मतदाताओं से मुलाकात की। किसान इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने पूर्व सांसद का स्वागत किया। घिनौर डीएम के आदेश पर गोदामों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बिक्री केंद्रों के अभिलेखों की जांच की गई। कुल 26 दुकानों का निरीक्षण किया गया। 53 बीजों के नमूने लिए गए। जांच टीम को कोई भी अनियमितता नहीं मिली है। रोहतास पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी चेनारी और शिवसागर थाना क्षेत्र में लूटपाट और चोरी की कई घटनाओं में शामिल थे। इनके पास से देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और चोरी का सामान मिला है। कोरोना काल के नए माहौल के बीच कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 1 दिवसीय मैच खेला जाएगा। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम को उसकी धरती पर हराना कतई आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के 6 क्रिकेटरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आरोप लगाया कि उन्होंने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा है। अब उन्हें कुछ समय पृथकवास में रहना होगा, जिससे वे अभ्यास नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर उन्हें अंतिम चेतावनी भी दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।